Hello guys, welcome back to my channel Pharma Learning with Deepika. I hope you all are doing great. So without wasting your time, let's start a new video on classification of drug. तो इसमें अपन जो इन्वेस्टिगेशनल यूज ड्रग है तो उनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है हॉस्पिटल्स में तो उसको पढ़ेंगे. For my previous videos on IUD, you can check the link in the description box or you can click on the I button also. Now let's talk about the classification of the drug in IUD. So, the statement of the principle involved in the use of investigational drug in hospital is passed for distinct purposes. तो एक होता है क्या टू स्टैब्लिश अ ड्रग क्लासिफिकेशन. तो ड्रग का क्लासिफिकेशन को स्टैब्लिश करने के लिए किया जाता है. फिर उसके बाद में जो प्रिंसिपल इन्वॉल्व होते हैं फॉर द यूज़ ऑफ इन्वेस्टिगेशनल ड्रग इन हॉस्पिटल, तो उसका क्या क्या पर्पसेस होते हैं. तो फर्स्ट जो होता है वो क्या पर्पस होता है टू स्टैब्लिश द ड्रग क्लासिफिकेशन, दैन टू सेंट्रलाइज द प्रिटेंट इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग ड्रग अवेलेबल फॉर द रिसर्च यूज़. तो रिसर्च यूज़ के लिए जो ड्रग अवेलेबल है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है. प्लस टू डिफाइन द अवेलेबिलिटी ऑफ सच ड्रग्स टू द स्टाफ मेंबर. तो स्टाफ मेंबर के पास में उसकी अवेलेबिलिटी है कि नहीं है वो चीज़ को डिफाइन करने के लिए अपन क्लासीफाई करते हैं. फिर टू स्टैब्लिश अ सिंगल स्टॉकिंग एंड डिस्पेंसिंग यूनिट विद इन द हॉस्पिटल. और हॉस्पिटल में सिंगल स्टॉकिंग और डिस्पेंसिंग यूनिट अवेलेबल है कि नहीं है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं ड्रग्स का. तो जो क्लासिफिकेशन होता है ऑन जो सिंपल क्लासिफिकेशन है विच कैन बी अडॉप्टेड टू एनी हॉस्पिटल रिसर्च प्रोग्राम इज कैटेगराइज लाइक द क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी. तो 4 क्लासेस में ये डिवाइड होते हैं. तो जो क्लास ए की जो ड्रग होती है वो क्या होती है, इट शुड कंटेन ऑल इन्वेस्टिगेशनल यूज ड्रग दैट आर इन अ प्रिलिमिनरी एक्सपेरिमेंटल स्टेज. सो द यूज ऑफ द ड्रग इन दिस कैटेगरी इज यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड टू द प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर. तो जो क्लास ए वाली ड्रग रहती है वो इन्वेस्टिगेशनल यूज ड्रग टाइप की होती है जो कि प्रिलिमिनरी स्टेज में रहती है. जो भी एक्सपेरिमेंटल स्टेज होती है वो प्रिलिमिनरी कंडीशन में होता है. और जो ये प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर रहता है तो इस कैटेगरी को ड्रग को यूज़ करने के लिए वो भी थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड होता है. और क्लास बी कैटेगरी की ड्रग जो रहती है तो इट कंसिस्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशनल यूज ड्रग. तो इन्वेस्टिगेशनल यूज ड्रग वो ऐसी होती है जो कि सारे प्रिलिमिनरी स्टेजेस जो रहते हैं रिसर्च के वो पार कर चुकी होती है. Usually drugs in this category are supplied to the Department of Pharmacy by the principal investigator and are dispensed only upon his written prescription. तो फर्स्ट कैटेगरी की ड्रग का क्या है कि ये जो इन्वेस्टिगेशनल यूज ड्रग होती है वो प्रिलिमिनरी स्टेज में ही होती है. तो जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर रहता है वो फार्मेसी में नहीं दे सकता, वो भी रिस्ट्रिक्टेड है उस चीज़ के लिए. लेकिन क्लास बी की जो ड्रग रहती है वो सारी प्रिलिमिनरी जो स्टेज होती है रिसर्च की वो पार कर चुकी होती है. और इन ड्रग को प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर जो रहता है फार्मेसी डिपार्टमेंट को सप्लाई कर सकता है. और अपॉन द रिटन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर और द डॉक्टर ही पेशेंट को वो ड्रग्स या मेडिकेशन जो रहेगी क्लास बी की वो डिस्पेंस करी जाएगी. फिर क्लास सी की अगर बात की जाए तो इट इज़ अ लिमिटेड ड्रग अप्रूव्ड बाय द USPNF और पास्ड बाय द फेडरल फॉर द कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूशन. तो कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो ड्रग रहती है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया नेशनल फॉर्मुलरी के थ्रू पास कर दी जाती है, अप्रूव कर दी जाती है. सो इस कैटेगरी की जो ड्रग रहती है वो हॉस्पिटल में यूज़ करी जाती है एंड इट्स बाय द फिजिशियंस जो कि कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर्स को फॉलो करके ये पर्टिकुलर कैटेगरी की मेडिकेशंस को वो लोग प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. फिर जो क्लास डी की ड्रग होती है ये दिस ड्रग्स एंड प्रिपरेशंस विच हैव बीन एक्सेप्टेड फॉर यूज़ इन द हॉस्पिटल एंड आर लिस्टेड इन द हॉस्पिटल फॉर्मुलरी. तो क्लास डी कैटेगरी की जो ड्रग रहती है वो हॉस्पिटल फॉर्मुलरी में ऑलरेडी लिस्टेड होती है और ये एक्सेप्टेड कर ली जाती है सारे हॉस्पिटल के थ्रू. सो दीज आर द 4 क्लासिफिकेशन जो सिंपल क्लासिफिकेशन होता है जो कि हर एक हॉस्पिटल इस चीज़ को अडॉप्ट करता है रिसर्च प्रोग्राम के लिए. देन नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन होता है वो हॉस्पिटल फार्मेसी ऑपरेशन के थ्रू कंसिडर करा गया है, अडॉप्ट किया गया है. तो उसमें जनरल, कंडीशनल, इन्वेस्टिगेशनल 3 कैटेगरीज में डिवाइड होती है. तो जो जनरल कैटेगरी की जो मेडिकेशन होती है तो जनरल कैटेगरी की जो मेडिकेशन है वो FDA के थ्रू अप्रूव कर ली जाती है और which is recommended as essential for the good patient care with a well established usage once accepted may be prescribed by all the members of the attending and house staff. तो जो भी हाउस स्टाफ है और अटेंडिंग मेंबर है तो सभी को वो प्रिस्क्राइब कर दी जा सकती है जब एक्सेप्ट हो जाती है. तो जनरल जो कैटेगरीज है तो उसकी जो मेडिकेशन है वो जनरली FDA के थ्रू अप्रूव्ड होती है और पूरे हॉस्पिटल में वो डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है.
फिर कंडीशनल जो मेडिकेशन होती है वो ऐसी सर्टेन मेडिकेशंस रहती है जो कि कुछ कंडीशनल पीरियड या कुछ ट्रायल के लिए ही अप्रूवल किया जाता है उनका. सो द ड्रग अप्रूव्ड बाय द FDA फॉर द जनरल यूज़, बट FDA के थ्रू जनरल यूज़ में तो वो अप्रूव कर दी गई है, बट जब कमेटी विश करती है टू evaluate फॉर द गिवन पीरियड बिफोर द फाइनल कंसिडरेशन मे बी प्रिस्क्राइब बाय द मेंबर्स ऑफ द अटेंडिंग एंड द हाउस स्टाफ. तो हाउस स्टाफ या जो भी अटेंडर है तो वो प्रिस्क्राइब कर सकता है कब, जब उसको कमेटी अगर चाहती है तो ही किसी भी कंडीशन के बेसिस, मतलब कोई सीरियस कंडीशन है तो उसी बेसिस पे उस मेडिकेशन को प्रिस्क्राइब करा जाएगा. फिर जो इन्वेस्टिगेशनल ड्रग होती है तो ये जो रहती है ये बेसिकली आपकी FDA के थ्रू अप्रूव नहीं होती है, तो इनको अंडर कंट्रोल कंडीशन ही किया जाता है और अप्रूवल मिलने के बाद में ही उसको फिर डिस्पेंस करा जाएगा, प्रिस्क्राइब करा जाएगा. सो एक प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है पूरा, फार्मेसी को सबमिट किया जाता है अगर इन इन्वेस्टिगेशनल ड्रग का अगर यूज़ करना हो तो. सो द कंट्रोल ऑफ इन्वेस्टिगेशनल यूज ड्रग तो कैसे किया जाता है, तो ऑल द इन्वेस्टिगेशनल ड्रग शुड बी रजिस्टर्ड विद द फार्मेसी एंड द थेरेपेटिक कमेटी. तो जो भी PTC कमेटी रहती है तो वो उनके पास में ये सारी जो मेडिकेशन है या इन्वेस्टिगेशनल ड्रग है वो रजिस्टर्ड होती है. सो ये अब दिस में बी कंप्लीट बाय अ लेटर फ्रॉम द प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर विच प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. तो जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर रहता है वो सारी इन्फॉर्मेशन देता है, तभी ये जो इन्वेस्टिगेशन यूज ड्रग्स रहती है तो वो बाय PTC कमेटी रजिस्टर कर ली जाती है. तो उसमें आपका न्यू ड्रग जो नंबर रहता है वो होना चाहिए, प्लस उसका जेनरिक नेम होना चाहिए, मैन्युफैक्चरर का नेम होना चाहिए, केमिकल नेम होना चाहिए, प्रोप्राइटरी नेम होना चाहिए उस पर्टिकुलर मेडिकेशन का, फिर जनरल केमिस्ट्री पता होनी चाहिए, फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, डोज रेंज पता होनी चाहिए, मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पता होना चाहिए, एंटीडोट उसका अगर कोई अवेलेबल है तो वो पता होना चाहिए, फिर थेरेपेटिक यूज़ क्या है. तो ये सारे जो 12 पॉइंट्स है वो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर जब प्रोवाइड करता है तो ही आपका PTC कमेटी जो रहता है वो रजिस्टर करता है. फिर many pharmacists have developed various forms which may be used to disseminate the above information on an investigational use drug to the various staff, doctor and nurses. So these forms are usually titled. तो कुछ फॉर्म्स रहते हैं जो कि आपका फार्मासिस्ट ने डेवलप करे हैं. तो इन्वेस्टिगेशनल यूज ड्रग के बेसिस पे उनको सारी ये जो इन्फॉर्मेशन रहती है अबाउट द इन्वेस्टिगेशनल यूज़ ऑफ द ड्रग तो उसके बारे में फिल करनी होती है. डेटा शीट बोल सकते हैं इनको. तो फिजिशियन की जो डेटा शीट होती है ऑन इन्वेस्टिगेशनल ड्रग तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है कि नेम ऑफ द इन्वेस्टिगेशनल ड्रग, जो इन्वेस्टिगेशनल ड्रग है उसका क्या नाम है, फिर किस मैन्युफैक्चरर ने बनाई है, कि किसी अदर सोर्स से आई है, उसका स्ट्रेंथ पता होना चाहिए, और कौन सा फॉर्म है इन्वेस्टिगेशनल ड्रग का वो पता होना चाहिए, फिर कितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ है वो पता होना चाहिए, फिर किस डेट को रिसीव्ड हुआ है, कंट्रोल है या बैच है वो चीज़ पता होनी चाहिए, फिर उसका फार्माकोलॉजिकल एंड थेरेपेटिकल प्रॉपर्टीज़, उसका डोसेज फॉर्म, क्या प्रिकॉशंस लेने वो पता होना चाहिए, फिर अरेंजमेंट्स विच हैव बीन मेड फॉर इट्स एडमिनिस्ट्रेशन और सिग्नेचर ऑफ द इन्वेस्टिगेटर. तो ये सारी चीज़ें आपके फिजिशियन डेटा शीट में अवेलेबल होती है. फिर मैनी फार्मासिस्ट, अब दूसरी जो शीट में फार्मासिस्ट ने डेवलप करी है वो है नर्स डेटा शीट. तो नर्स डेटा शीट में क्या चीज़ें इंक्लूड होगी कि जो भी इन्वेस्टिगेशनल ड्रग है उसका नाम होगा, फिर मैन्युफैक्चरर का नाम या फिर अदर सोर्सेज कहाँ से आई उसके बारे में पूरा एंट्री होगा, फिर स्ट्रेंथ एंड द फॉर्म ऑफ द इन्वेस्टिगेशनल ड्रग, फिर उसके बाद में फार्माकोलॉजिकल एंड थेरेपेटिकल प्रॉपर्टीज, डोसेज, प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व, फिर अरेंजमेंट्स विच हैव बीन मेड फॉर इट्स एडमिनिस्ट्रेशन. तो पर्टिकुलर मेडिकेशन को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए क्या अरेंजमेंट्स हुए तो वो सारा नर्स डेटा शीट में आएगा. प्लस नेक्स्ट होती है आपकी फार्मासिस्ट डेटा शीट. तो फार्मासिस्ट डेटा शीट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, उस इन्वेस्टिगेशनल ड्रग का नाम, मैन्युफैक्चरर का, चीफ इन्वेस्टिगेशन कौन है उसका नाम, फिर किस डेट पे वो रिसीव्ड हुए है, कौन सा फिजिशियन है जो वो ड्रग को पर्टिकुलर मेडिकेशंस को यूज़ करने वाला है, पेशेंट का नाम क्या है, फिर उस पर्टिकुलर मेडिकेशन का नाम, फिर उसके बाद में अमाउंट क्या उसको देने वाले हैं और किस वार्ड में जाने वाले. तो ये सारा आपका फार्मासिस्ट डेटा शीट में इंक्लूडेड होता है. फिर आता है नेक्स्ट, दैट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशनल यूज ड्रग. तो कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे. सो वेन एवर क्लास ए और द क्लास बी ड्रग्स आर डिस्पेंस्ड फ्रॉम द फार्मेसी दे शुड बी लेबल्ड इन सच अ मैनर as to differentiate them from the routine prescription drug. In some hospital, investigational use drug labels are printed in red ink or on white paper stock.
तो जो इन्वेस्टिगेशनल यूज ड्रग है तो उसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए। तो जो क्लास ए और क्लास बी की ड्रग है, जो कि आपका बेसिकली क्लास ए ड्रग जो रहती है वो प्रीलिमिनरी स्टेज को पार करी हुई नहीं रहती है, और जो क्लास बी की ड्रग रहती है वो प्रीलिमिनरी स्टेज को पार कर चुकी होती है, लेकिन उनको कुछ सर्टेन कंडीशन पे ही डिस्पेंस किया जाता है। तो उनको रेगुलर मेडिकेशन से आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे। उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए बेसिकली जो लेबल यूज़ करते हैं वो रेड इंक का होता है ऑन द वाइट पेपर, तो इससे वो जो पुराना स्टॉक है उससे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो आप, जो रूटीन प्रिस्क्रिप्शन होता है। तो और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन रहती है वो उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, उसमें पेशेंट का नाम, क्योंकि वो पर्टिकुलर पेशेंट के लिए इशू की जाएगी, उसमें पेशेंट का नाम, उसका पूरा डेटा रहेगा, फिर प्रिस्क्रिप्शन नंबर रहेगा, फिर डॉक्टर का नाम रहेगा, फिर डायरेक्शंस फॉर यूज़, कैसे उसको यूज़ करना है, और रिसर्च ड्रग नंबर अगर कुछ प्रोवाइडेड है तो वो मेंशन होगा। फिर दिस डबल सेट ऑफ नंबर प्रोवाइड्स टू वे कंट्रोल रिलेटिव टू द आइडेंटिटी ऑफ द प्रोडक्ट डिस्पेंस्ड। Then authorizations for the treatment with drug under clinical investigation. So the law department of the American Medical Association state that drug under the clinical investigation should be administered only where. तो अब अकॉर्डिंग टू द लॉ डिपार्टमेंट, तो अमेरिकन और मेडिकल एसोसिएशन स्टेट के अकॉर्डिंग जो ड्रग क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन के अंदर में आती है तो उसको कब एडमिनिस्टर करा जाता है, तभी एडमिनिस्टर करा जाएगा द इन्फॉर्म कंसेंट ऑफ द पेशेंट और हीज आर ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव हैज़ बीन ऑब्टेन। तो कब एडमिनिस्टर करा जाएगा, जब भी एडमिनिस्टर करा जाएगा जब उस पर्टिकुलर पेशेंट का कंसेंट हो या उसके फैमिली मेम्बर का कंसेंट हो, तभी आप उसको एडमिनिस्टर करिए। फिर उसके बाद में द फिजिशियन इज कन्विंस्ड फॉर द रीजनेबल एक्यूरेसी ऑफ दिस डायग्नोसिस एंड इफ नेसेसरी हैज़ कन्फर्म्ड इट बाय एडवोकेट कंसल्टेशन। तो अब फिजिशियन जो रहेगा वो भी इस पर्टिकुलर मेडिकेशन के लिए कन्विंस्ड होना चाहिए कि वो जो मेडिकेशन है सेफ़ और इफेक्टिव है, तो तभी उसको पर्टिकुलर पेशेंट को दिया जाए। फिर एग्जिस्टिंग मेथड ऑफ द ट्रीटमेंट हैव प्रूवन अनसेटिस्फैक्टरीली, और जो भी एग्जिस्टिंग मेथड है तो वो जो प्रूवन है वो अनसेटिस्फैक्टरी हो तभी उसको दिया जाए। सो द फिजिशियन इज एडवाइज टू कन्फाइन हिज क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द न्यू ड्रग टू दोज फर्निश्ड बाय द reputed source who have supplied him with the comprehensive written information concerning। तो जो फिजिशियन रहेगा तभी उसको एडमिनिस्टर करे एक पर्टिकुलर मेडिकेशन को जब वो पूरी तरीके से कन्विंस हो। तो उसके पास में अगर कोई ये बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन रहती है, लाइक उसका एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन की रिपोर्ट उसके पास होनी चाहिए कि एनिमल पे वो सेफ़ और इफेक्टिव है। फिर प्रीवियस क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन अगर कुछ है तो वो होना चाहिए, प्लस रिकमेंडेड डोसेज जो रहता है वो अगर हो तो ही फिजिशियन को पर्टिकुलर मेडिकेशंस को पेशेंट्स को प्रोवाइड कर सकता है। फिर उसके बाद में उसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स जो है होते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर उसकी सेफ्टी एज पॉसिबल यूज़फुलनेस ऑफ द ड्रग फ्रॉम द एग्जिस्टिंग डेटा, तो जो भी एग्जिस्टिंग डेटा है तो उससे उसके अकॉर्डिंग वो कितना सेफ़ है, तो कितना यूज़फुल है, वो चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर जो ऑथराइजेशन फॉर्म होता है तो वो पर्टिकुलर जो रहेगा वो कैसा होता है जो कि फ़ील करना होता है डॉक्टर को। तो उसमें आई ऑथराइज डॉक्टर XYZ जो भी नाम है उसका नाम लिखा जाएगा, द अटेंडिंग डॉक्टर फिजिशियन टू ट्रीट पेशेंट का नेम आ जाएगा यहाँ पर कि इस पेशेंट को पर्टिकुलर डॉक्टर जो है वो ऑथराइज है इस पेशेंट को ट्रीट करने के लिए विद द ड्रग प्रेजेंटेड आइडेंटिफाई एज XYZ नेम फॉर द फॉलोइंग कंडीशन। तो क्या क्या सिम्टम्स है, क्या कौन सी डिसीज़ कंडीशन है वो उसमें लिखी रहेगी। It has been explained to me that the safety and usefulness of the drug in the treatment. फिर I voluntarily consent to treat with the drug and release the attending doctor physician for the liability of any result that may occur। तो जो भी रिजल्ट रहेगा उस वो वॉलंटरीली उसके लिए कंसेंट देता है। तो ये ऑथराइजेशन फॉर्म जो रहता है डॉक्टर फील करता है, उसके विटनेसेस जो रहेंगे वो उस पर साइन करेंगे, फिर सिग्नेचर होंगे पेशेंट और ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट पेशेंट के सिग्नेचर यहाँ पर होंगे। उसके बाद में क्या होता है कि जो कंसेंट फॉर्म होता है पेशेंट के थ्रू फिल किया जाता है, उसमें पेशेंट का नाम, डेट, उस प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है वो फिल किया जाएगा। फिर प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन जो रहेगा वो उसमें रहेगा। सो आई हैव फुली एक्सप्लेन टू द पेशेंट, तो XYZ पेशेंट का नाम, द नेचर एंड द पर्पज़ ऑफ द प्रोसीजर डिस्क्राइब्ड अबव एंड सच रिस्क एज इन्वॉल्व इन इट्स परफॉर्मेंस। तो सारा उसमें बता दिया गया। तो फिजिशियंस के सिग्नेचर यहाँ पर लगेंगे।
Plus, I have fully informed all the risk and the possible consequences involved in the performance of the product described above. Have been advised that unforeseen result may occur and nevertheless hereby authorized doctor. तो witnesses के sign plus patient और authorized representative के signature होंगे. ये पूरा consent form होता है. So moreover, the hospital pharmacist is urged to consult the hospital legal counsel for the law applicable to the area in which the hospital is located. तो ये सारी जो चीज़ें रहती है उस ये पूरा फॉर्म है आपका ऑथराइज फॉर्म और कंसर्न फॉर्म, तो ये पूरा फिल होता है. उसके बाद में ही पर्टिकुलर पेशेंट्स के ऊपर उन मेडिकेशंस को अप्लाई किया जाता है. That's all for today. Thank you for watching. I hope you are liking my videos. If you like my videos, then subscribe to my channel and share my videos as much as you can with your friends and family members. Stay safe and healthy. Bye bye. Take care.